नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास विद असगर में। दोस्तों, इससे पहले हम लोग शब्दों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं और शब्दों के वर्गीकरण में हम लोग 5 प्रकार से शब्दों के वर्गीकरण को देखे थे। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर संज्ञा या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते थे, इसको हम लोग देखे थे। तो प्रयोग के आधार पर हमने बताया था कि प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं। इसमें एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी, यानी डेक्लिनेबल और इनडेक्लिनेबल। तो जो विकारी होता है, विकारी के अंतर्गत हमने बताया था कि 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है क्रिया और चौथा होता है विशेषण या क्रिया। कोई भी तीसरा चौथा आप कर सकते हैं। तो ये 4 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी होते हैं, जबकि अविकारी के अंतर्गत आते हैं अव्यय। तो हम लोग इससे पहले जान चुके हैं कि विकारी वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन एवं कारक में परिवर्तन होते हैं, वो विकारी होते हैं। और जिन शब्दों के लिंग, वचन एवं कारक पे परिवर्तन नहीं होते हैं या लिंग, वचन या कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग को कहाँ पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है इन विकारी और अविकारी, यानी हम लोग को पढ़ना है संज्ञा से लेकर अव्यय तक के बारे में। ठीक है दोस्तों, दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं कि जो शब्द होते हैं वो शब्द हमेशा अनेकार्थी होता है, यानी शब्द हमेशा अनेक अर्थों को देने वाला होता है, जबकि जो पद होता है वो एकार्थी होता है। पद एकार्थी होता है। अब पदों के बारे में हम जानेंगे तो पद होते हैं 5। पद कितने होते हैं? पद होते हैं 5। अब इन 5 पदों में कौन सा होता है? 5 में होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण, चौथा होता है क्रिया और 5वां होता है अव्यय। तो यहाँ पर हम लोग समझे कि जो शब्द होता है वो शब्द क्या होता है भाई? अनेकार्थी होता है, जबकि पद क्या होता है? पद एकार्थी होता है। हालांकि कुछ जगहों पर यही पद अनेकार्थी भी हो जाते हैं, लेकिन इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग को बस ये समझना है कि जो पद होते हैं, पदों की संख्या कितनी होती है? पदों की संख्या होती है 5 और ये पद होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं, एक विकारी और अविकारी। जो विकारी होता है, जिसको इंग्लिश में हम डेक्लिनेबल कहते हैं या अविकारी को इनडेक्लिनेबल कहते हैं, तो विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया 4 होते हैं, अविकारी में होते हैं अव्यय। तो अब से हम लोग की जो क्लासेस चलेंगी उसमें हम लोग संज्ञा से लेकर अव्यय तक की पूरी क्लासेस को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं संज्ञा के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग संज्ञा को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम लोग क्लास 3 में पहुँचे होंगे तो वहीं से संज्ञा के बारे में जानना शुरू कर दिए होंगे। तो भाई संज्ञा क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, पहले हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं। तो क्या होती है संज्ञा की परिभाषा? आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा कि संज्ञा की परिभाषा क्या होता है। और एक बात जान लीजिए, परिभाषा से ही सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, यानी परिभाषा ही इसकी मूलभूत इकाई है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है भाई? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। लेकिन इसको ज़रा हम दूसरे तरफ से भी देखें तो संज्ञा की एक और परिभाषा सामने आती है। और वो परिभाषा क्या होती है? वो होती है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं या हमें नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन वो चीज़ें मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सब के सब संज्ञा होते हैं। जैसे आपको व्यक्ति दिख रहे हैं,
यानी व्यक्ति संज्ञा हो गया। आपको सामने कोई चीज़ दिख रही है, टेबल दिख रहा है, टेबल संज्ञा हो गया। यदि आपको कोई पंखा दिख रहा है तो पंखा संज्ञा हो गया। अब जैसे प्रेम होता है, दुनिया में बहुत प्रेम होना चाहिए, हमें नफ़रत नहीं करनी चाहिए, अच्छाइयाँ होनी चाहिए, बुराइयों को दूर करना चाहिए। तो अच्छाई, बुराई, प्रेम, घृणा, ये भी सारी चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं, यानी ये भी संज्ञा हो गया। इसी प्रकार से आप किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं तो कोई सभा का आयोजन करते हैं या कोई परिवार या समुदाय से संबोधित करते हैं तो ये भी एक प्रकार की संज्ञा हो गई। यानी दुनिया में किसी भी चीज़ को जो हम देखते हैं या नहीं देखते हैं वो सब के सब संज्ञा होती हैं। बट मूलभूत आपकी परिभाषा क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है, ये जो नाम है, बोलते हैं कि नाम किसे कहते हैं या संज्ञा का दूसरा रूप क्या कहलाता है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि नाम क्या होता है, संज्ञा का दूसरा रूप। संज्ञा का दूसरा रूप नाम कहलाता है, यानी संज्ञा को हम नाम भी कहते हैं। ठीक, इसीलिए आगे हम लोग को पढ़ना है सर्वनाम। ठीक है, तो नाम क्या होता है भाई, नाम संज्ञा को कहते हैं। ठीक, अब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हमने बताया, जैसे आपने कोई व्यक्ति ले लिया। ठीक है, व्यक्ति में आपने ले लिया लड़का, लड़का एक व्यक्ति हो गया, तो लड़का क्या है भाई, लड़का है संज्ञा। आप वस्तु ले लीजिए, वस्तु में आपने ले लिया जैसे कोई टेबल ले लिया, हमने टेबल की बात किया था, तो टेबल क्या हो गया, वस्तु है, ये भी संज्ञा हो गया। स्थान ले लीजिए आप, जैसे हम लोग का गाज़ीपुर है, तो गाज़ीपुर क्या हो गया भाई, स्थान हो गया। भाव ले लीजिए आप, जैसे आपने कहा अच्छाई, बुराई। ठीक है, तो अच्छाई क्या हो गया, संज्ञा हो गया। इस तरीके से लड़का, टेबल, गाज़ीपुर, अच्छाई, ये सब क्या होते हैं, संज्ञाएं होते हैं। और ये याद रखिएगा कि संज्ञा का दूसरा रूप हमेशा नाम कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर संज्ञा के भेद के बारे में कि संज्ञा का भेद क्या होता है, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। दोस्तों, संज्ञा के भेद के बारे में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो संज्ञा के भेद से रिलेटेड चीज़ों को ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। जब हम संज्ञा के भेद में चलते हैं तो ये कई आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहले आता है प्राचीन मान्यताओं के आधार पर। तो फर्स्ट हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे प्राचीन मान्यता के आधार पर। अगर प्राचीन मान्यता के आधार पर चलेंगे तो संज्ञा को बांटा गया है 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी जिसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन। दूसरा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और चौथा होता है पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। और पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक, ये 5 श्रेणियों में प्राचीन मान्यता के आधार पर बांटा गया है। अगर प्राचीन मान्यता हम बोल रहे हैं यानी पुराने लोगों, पुराने विद्वानों की ऐसी मान्यता थी कि संज्ञा 5 प्रकार की है, तो आधुनिक मान्यता क्या है दोस्तों? आधुनिक मान्यता के आधार पर जो संज्ञा है उससे 3 भागों में ही बांटा गया है। तो अब जरा इसको हम मिटाकर करते हैं आधुनिक मान्यता के आधार पर। अब जब हम आधुनिक मान्यता के आधार पर चलेंगे तो यही जो संज्ञा जो 5 प्रकार की है वो 3 प्रकार की हो गई। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी संज्ञा हो गई? तो इसमें से 3 प्रकार के संज्ञाओं में से हटाया गया पहला समूहवाचक को, दूसरा पदार्थवाचक को। ठीक है, अब यहाँ पर बचे कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, यानी कॉमन नाउन, यहाँ पर हम इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तीनों आधुनिक मान्यता के आधार पर हो जाते हैं। अब आधुनिक मान्यता के बाद थोड़े से कन्फ्यूजन होने लगा। लोग जब संज्ञा के बारे में
जानना शुरू किए, चीज़ों के बारे में जानना शुरू किए, तो वर्गीकरण करने के आधार पर पुराने लोग कहें कि नहीं, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। चीज़ें आगे बढ़े, आधुनिक लोग आए, वो बोले नहीं यार, अब जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक ये 3 ही होती हैं। फिर आगे और भी कन्फ्यूजन्स होने लगे, लोग और भी वर्गीकरण करने कर लगे, बोले कि नहीं ऐसा नहीं है। जो अंग्रेजी विद्वान हुए वो जब इसको क्लासिफाइड किए तो अंग्रेजी के विद्वानों ने कहा कि नहीं भाई, संज्ञा आधुनिक मान्यता के आधार पर अगर आएंगे तो 3 अलग प्रकार की होती है। यानी अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं अंग्रेजी के आधार पर, अंग्रेजी मान्यता के आधार पर। तो अंग्रेजी मान्यता के आधार पर उन्होंने कहा कि जो संज्ञा है वो एक होता है गणनीय, दूसरा होता है अगणनीय और तीसरा होता है व्यक्तिवाचक। यानी उन्होंने कहा कि जो नाउन होता है वो एक या तो काउंटेबल होगा, या तो अनकाउंटेबल होगा, और या तो प्रॉपर होगा। यानी या तो एक होगा, या अनेक होगा, या उसे गिना ही नहीं जा सकता है। वो 3 प्रकार से बताएं। लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ते चले गए थोड़ा सा कन्फ्यूजन और हुआ। जैसे अब कन्फ्यूजन कहाँ हुआ भाई? कन्फ्यूजन हुआ कि जैसे आप किसी चीज़ को लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक फल को ले लिया, ठीक है, हमने फल ले लिया। अब अगर आप फल को लेते हैं तो ये जो फल है, ये फल किस प्रकार की संज्ञा है इसको हम देखते हैं। फल किस प्रकार की संज्ञा है इसको देखते हैं। तो ज़रा हम संज्ञा को एक साइड लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि जातिवाचक संज्ञा थी, उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा था, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा था, फिर पदार्थवाचक संज्ञा था, और फिर भाववाचक संज्ञा था। प्राचीन मान्यता के अनुसार ये 5 थे। तो अब देखो भाई, जातिवाचक संज्ञा के आधार पर जब हम चलते हैं तो जातिवाचक संज्ञा होती क्या है? जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी एक विशेष जाति को संबोधित करेगी, एक विशेष जाति के बारे में बताएगी। अब वो जाति क्या होगा, वो जाति क्या है, जैसे उस जाति के बारे में हम जान देते हैं कि वो जाति क्या है। फॉर एग्जाम्पल वो जाति है कोई लड़का। वो जाति क्या है भाई? वो जाति है कोई लड़का। अब लड़का कोई भी हो सकता है, लड़का मैं भी हूँ, लड़का आप भी हैं, लड़का वो भी है, लड़का वो भी है, यानी एक लड़का जाति हो गई। लेकिन हर लड़के का नाम राहुल नहीं होगा, हर लड़के का नाम राहुल नहीं होगा। तो अब यहाँ जो राहुल आ रहा है ये क्या करेगा, ये किसी विशेष के बारे में बताएगा, किसी विशेष के बारे में बताएगा। तो व्यक्तिवाचक क्या हो गया? व्यक्तिवाचक किसी विशेष के बारे में बताएगा। अब लड़का है तो लड़का में हमने आगे क्या बोल दिया भाई कि लड़का है, ठीक है, लेकिन इसका हमने कुछ नाम डाल दिया कि लड़का क्या है? राहुल। यानी हम सभी लड़कों की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल बात कर रहे हैं राहुल की। अब केवल राहुल की बात करेंगे भाई तो ये राहुल क्या हो गया? अब ये राहुल एक विशेष हो गया। विशेष हो गया इसका मतलब क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन ये जो लड़का है, ये जो एक जाति है, इनका हमने एक समूह बना दिया। अगर हम इनका एक समूह बनाएंगे तो लड़कों का समूह बहुत कुछ हो सकता है। लड़कों का समूह झुंड हो सकता है, वर्ग हो सकता है, ठीक है, परिवार हो सकता है, उनका अपना एक परिवार हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हमने बना दिया कक्षा, कि एक विशेष प्रकार के लड़कों का हमने समूह बनाया और उससे हमने निर्माण कर दिया कक्षा की। तो ये कक्षा क्या हो गया भाई? ये कक्षा हो गया समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अब इसी के अंतर तो समूहवाचक संज्ञा क्या हो गया भाई? समूहवाचक संज्ञा हमेशा किसी समुदाय को दिखाता है, हमेशा किसी समुदाय को दिखाएगा ये। उसी तरीके से पदार्थ है, पदार्थवाचक संज्ञा क्या होगी? पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में बस आप इतना जान लीजिए कि वह जिसे तौला जाता हो या मापा जाता हो। जो भी चीज़ अगर आप उसे तौल लिए या उसे माप लिए तो तौलना या मापना ये किस में आता है? पदार्थवाचक संज्ञा में। और भाववाचक संज्ञा को आप अच्छे से जानते हैं कि जिसमें भाव हो, यानी नफ़रत है, प्रेम है, अच्छाई है, बुराई है, अमीरी है, गरीबी है, ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, ये हमारे सामने नहीं है, यानी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर नहीं है। तो ये भाववाचक संज्ञा में आता है। तो
अब हम लोग बात कहाँ कर रहे थे कि संज्ञा के भेद में कन्फ्यूजन होने लगा। जब कन्फ्यूजन होने लगा तो एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझे कि कन्फ्यूजन कैसे हुआ। जब फल को बारे में चला गया कि फल क्या है भाई, तो फल को तौला जाता है। इसका मतलब कि फल क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है। हम कह सकते हैं कि फल क्या है भाई, ये पदार्थवाचक संज्ञा है। फिर आदमी ने कहा यार फल अगर पदार्थवाचक संज्ञा है तो फल तो ये भी फल है, आम भी फल है, सेब भी फल है, संतरा भी फल है, यानी फल एक प्रकार की जाति होनी चाहिए। तो उस हिसाब से लोगों ने कहा नहीं आई, फल पदार्थवाचक तो है, साथ ही साथ फल क्या है, जातिवाचक संज्ञा भी है। तो अब फल को जातिवाचक संज्ञा भी मान लिया गया। अब एक ही चीज़ पदार्थवाचक संज्ञा भी हो गया और वही चीज़ जातिवाचक संज्ञा भी हो गया। फिर आदमी कहा नहीं यार, अगर फल है तो फल में आम भी तो आता है। तो बात क्या कि हाँ भाई आम तो आता है, लेकिन आम क्या है, उस फल का नाम रखा गया, यानी वो क्या है, विशेष हो गया। अब उसका जब स्पेशली नाम रखा गया तो आम क्या हो गया भाई, आम क्या हो गया बोलिए, आम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि इसका नाम है, उस फल का नाम आम है, और जिस भी चीज़ का नाम रखा जाएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर आम का नाम हो गया व्यक्तिवाचक। लोगों ने फिर सोचा, फिर कहा विद्वानों ने यार आम का नाम रख दिया, आम तो व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन आम को तौलते भी तो हैं। इसका मतलब आम क्या हो गया, पदार्थवाचक भी संज्ञा हो गया। फिर कहें अगर ठीक है, आम बम्बैया आम भी होता है, चौसा आम भी होता है, दशहरी आम भी होता है, मालदा आम भी होता है, इसका मतलब आम एक जाति भी हो गई। तो यहाँ से फिर कहा गया कि आम अगर व्यक्तिवाचक है तो साथ ही साथ ये क्या है, जातिवाचक भी है, और साथ ही साथ तक ये क्या है, पदार्थवाचक भी है। अब एक ही आम तीनों रूप में बट गया। फिर बात आई कि नहीं, आम तो कई हो सकते हैं, आम मालदा भी हो सकता है, आम आपका दशहरी भी हो सकता है, बम्बैया भी हो सकता है। तो इस तरीके से आम का नाम पड़ गया। आम का नाम क्या था, मालदा। अब मालदा क्या हो गया, ये फिर प्रॉपर नाउन हो गया, फिर से ये व्यक्तिवाचक हो गया क्योंकि इसका नाम पड़ गया आम का। अब ये व्यक्तिवाचक हो गया तो मालदा में भी कई मालदा होते हैं, कई प्रकार के मालदा होते हैं। इसमें आ गया एक दुधिया मालदा होता है, ठीक है। अब अगर दुधिया मालदा मालदा के अंतर्गत आ गया तो अब मालदा क्या हो गया, ये फिर से बन गया जातिवाचक संज्ञा, ये फिर से जातिवाचक संज्ञा हो गया। दुधिया फिर क्या हो गया, दुधिया मालदा, ये फिर से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो अब देखते हैं कि एक ही चीज़ जो है वो कई रूपों में बट रहा है। इसलिए फिर जो विद्वान थे, और उस विद्वान का नाम है किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी। तो किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी के अनुसार संज्ञा मात्र एक है, जातिवाचक संज्ञा। तो डॉक्टर किशोरी दास वाजपेयी, डॉक्टर किशोरी दास वाजपेयी जी के अनुसार क्या है भाई, संज्ञा मात्र एक है, संज्ञा मात्र एक है। और वो संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से माना गया कि यदि प्राचीन मान्यता के अनुसार चलेंगे तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की होती है, अंग्रेजी के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की होती है, लेकिन डॉक्टर किशोरी दास वाजपेयी जी के अनुसार संज्ञा 1 प्रकार की होती है, और वो होती है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब यहाँ से हमने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जो पद होता है, पद एकार्थी होता है, लेकिन जो शब्द होता है वो शब्द अनेकार्थी होता है। लेकिन यही जो पद होता है ये पद बदलते भी हैं। अगर आप किसी पद को लिखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा अच्छा, ठीक है। अगर आप अच्छा को लिखते हैं तो अच्छा कई जगहों पर लगता है, यानी पद के अनुसार इनका अर्थ बदलते चला जाएगा। इसी तरीके से संज्ञा में भी, ये तो मान लीजिए विशेषण हमने लिखा है, आप कोई संज्ञा ले लीजिए। संज्ञा के को जब आप रखते हैं तो संज्ञा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ दिख रहा है वो वही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कहा गांधी जी,
अगर हम गांधी जी को कहते हैं तो सीधे आपके दिमाग में क्या बनता है? आपके दिमाग में हमारे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी का चित्र सामने आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि गांधी जी सीधे किसको संबोधित किया गया है? मोहनदास करमचंद गांधी जी को। ठीक इसी तरीके से हम कहते हैं पंडित नेहरू जी। अब यहाँ पर दिमाग में क्या बनेगा? दिमाग बनेगा जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इमेजिन करिए आप कि एक नाम वो क्या बन जा रहा है, एक जाति वो क्या बन जा रही है। ये सारे पद हैं और पद अपने स्थान को परिवर्तित करते ही दूसरा रूप बना ले रहा है। इसी विशेष नियम को हम समझते हैं, जिसमें पहला नियम आता है कि जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तन। देखिए ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तन। देखिए यहाँ भाव बदलता है, शब्द वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला था? हमने बोला कि गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, अब गांधी जी अगर हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं तो यहाँ पर देखो भाई, गांधी नाम सुनते ही राहुल गांधी भी आ सकते हैं दिमाग में, सोनिया गांधी भी आ सकती हैं, प्रियंका गांधी भी आ सकती हैं, मेनका गांधी भी आ सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से इंदिरा गांधी भी आ सकती हैं। लेकिन आपको यहाँ गांधी देखते ही, यानी राष्ट्रपिता देखते ही आपको गांधी जी में कौन समझ में आ रहा है? गांधी जी में एक समझ में आ रहे हैं, और वो कौन से समझ में आ रहे हैं? गांधी जी कौन से समझ में आ रहे हैं? स्पेशली मोहनदास करमचंद गांधी जी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? गांधी जी, अब बताइए गांधी जी किस प्रकार के हैं? गांधी जी जातिवाचक संज्ञा है, गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गांधी जी समूहवाचक संज्ञा है, किस प्रकार की संज्ञा है गांधी जी यहाँ पर? तो सीधे सीधे हम जानते हैं कि यहाँ जो गांधी जी की बात हो रही है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हो रही है। अब हालांकि स्पेशली आप अगर देखें तो गांधी जो वर्ड है वो एक जाति का शब्द है। गांधी किसी स्पेशली बिरादरी के शब्द है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक होना नहीं चाहिए, फिर भी यहाँ पर व्यक्तिवाचक का बोध हो रहा है। ठीक है, अगर हम कहें ठीक इसी तरीके से कि नेहरू जी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, तो नेहरू जी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, तो जाहिर सी बात है कि नेहरू में मोतीलाल नेहरू जी का भी नाम आ सकता है, जवाहरलाल नेहरू का भी नाम आ सकता है, और भी कई सारे नेहरू समुदाय के लोग आ सकते हैं। नेहरू जाति है, परंतु यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है। तो नेहरू जी किस प्रकार की संज्ञा यहाँ पर है? यहाँ पर नेहरू जी हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पर। ठीक है, अब फिर हम बोल देते हैं, जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना की। अब यहाँ पर भाई गोस्वामी जी, ये गोस्वामी एक टाइटल है, कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पर स्पेशली किसकी बात की जा रही है? ये व्यक्तिवाचक है। और स्पेशली किसकी बात करी जा रही है? यहाँ बात की जा रही है तुलसीदास जी की। गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कर रही है। तो यहाँ पर गांधी जी में आया मोहनदास, नेहरू जी में आया जवाहरलाल नेहरू, गोस्वामी में आया तुलसीदास। तो यहाँ पर हम गोस्वामी, नेहरू, गांधी जी को नहीं देखेंगे, बल्कि तुलसीदास, जवाहरलाल और मोहनदास करमचंद को देखेंगे। इसलिए ये जातिवाचक न होकर यहाँ पर ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा सा आप चेंज करिए। अब हम दूसरे फॉर्म में चलते हैं। कहाँ पर? जस्ट अपोजिट, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन। यानी वो शब्द तो व्यक्तिवाचक का होगा, लेकिन वहाँ वो व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि एक विशेष जाति का बोध कराएगा। तो दूसरा हम चलते हैं, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन। व्यक्तिवाचक से
जातिवाचक में परिवर्तन। तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन, इसका मतलब जो शब्द रहेगा वो व्यक्तिवाचक का रहेगा, परंतु वहाँ पर वो व्यक्ति का बोध नहीं कराकर एक विशेष जाति का बोध करा देगा। ठीक है, अब ऐसे में हम कई सारे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भाई अब यहाँ क्या क्या प्रॉपर नाउन है, क्या क्या व्यक्तिवाचक है, किसी का नाम विशेष कहाँ कहाँ है, तो एक है समुद्रगुप्त और दूसरा है नेपोलियन। ठीक है, ये दोनों नाम है। तो इस सेंटेंस में बोला गया कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो नेपोलियन है, ये नेपोलियन है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन काम यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, किस चीज़ का काम कर रहा है, जातिवाचक का काम कर रहा है। तो नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा हो गई यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक, फिर आप कहें कि एग्जाम्पल ले लें आप कालिदास का, कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर कहा जाता है। भाई देखो, अब यहाँ पर दो विख्यात नाम हैं, एक कालिदास और एक शेक्सपियर। तो यहाँ पर जो शेक्सपियर हैं, ये शेक्सपियर के बारे में नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इनकी विशेषता के बारे में प्रकट किया जा रहा है। यानी शेक्सपियर यहाँ पर किस रूप में आ रहे हैं, शेक्सपियर है जातिवाचक संज्ञा के रूप में। हालांकि ये किसी का नाम है। आपको अगर इस एग्जाम्पल से नहीं समझ में आ रहा है तो आई थिंक इस एग्जाम्पल से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जैसे हम ये कहें कि देश में हरिश्चंद्रों की कमी हो रही है। देश में हरिश्चंद्रों की कमी हो रही है। तो आप लोग जानते होंगे सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में। अब इस सेंटेंस को ज़रा इमेजिन करिए, आपको क्या समझ में आ रहा है। देश में हरिश्चंद्रों की कमी हो रही है, इसका मतलब हरिश्चंद्र बहुत सारे थे, अब सब के सब खत्म हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देश में हरिश्चंद्र की कमी हो रही है, तो हरिश्चंद्र जो जी थे वो किस चीज़ के बोधक थे, वो सत्यता का एक स्वरूप थे। यानी उनका नाम कहीं भी आता है तो एक सत्यवादी का नाम आता है। यानी यहाँ हरिश्चंद्र नहीं है, यहाँ पर अर्थ क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है सत्यवादी पुरुषों का अर्थ। और सत्यवादी पुरुष कोई एक नहीं होंगे, बल्कि एक जाति है। जो लोग सत्यवादी होते हैं या सत्य बोलते हैं, तो सत्यवादी पुरुष किस प्रकार की संज्ञा हो गई, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। समझ गए, क्योंकि एक नहीं होंगे हरिश्चंद्र, सत्य बोलने वाले एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। इसलिए सेंटेंस में बोला गया कि देश में हरिश्चंद्रों की कमी हो रही है। इसी तरीके से एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम बोलें कि आजकल कंसों की संख्या बढ़ती जा रही है। आजकल कंसों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो देखो यहाँ पर अगर कंसों की संख्या बढ़ती जा रही है तो कंस किसे कहा गया है, कंस कहा गया है यहाँ पर दुराचारी को, क्योंकि कंस के बारे में हम जानते हैं जो श्री कृष्ण जी के मामा थे। तो कंस का अर्थ है दुराचारी, और दुराचारी एक जाति है, क्योंकि दुराचारी कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर दुराचारी किसका बोध करा रहा है, दुराचारी बोध करा रहा है जातिवाचक संज्ञा। हालांकि कंस नाम है, फिर भी यहाँ पर काम किसका कर रहा है, एक जाति का काम कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों देखें कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में चलते हैं कि जो संज्ञा के धर्म होते हैं, संज्ञा का धर्म क्या है। तो संज्ञा के 3 धर्म होते हैं। पहला होता है लिंग, दूसरा होता है वचन और तीसरा होता है कारक। यानी संज्ञा के 3 प्रॉपर्टीज में लिंग, वचन और कारक होते हैं। ये 3 भागों में विभक्त होते हैं। इनको 3 तरीके से प्रयोग किए जाते हैं।
या तो लिंग के रूप में, वचन के रूप में और कारक के रूप में। तो अब हम लोग को पढ़ना है एक एक करके संज्ञा का लिंग, संज्ञा का वचन और संज्ञा के कारक के बारे में, जो कि हम लोग अगले चैप्टर में देखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।